नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। इस कार्यक्रम में बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर भी होगी। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे जहरीली शराब की। मुरैना भिंड के बाद अब ग्वालियर में जहरीली शराब से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। दूसरी खबर में ग्वालियर की बात होगी, जहां अस्पताल से एक कैदी फरार हो गया। तीसरी खबर में बात करेंगे सतना की, जहां मनचलों से परेशान एक युवती ने अपनी जान दे दी। चौथी खबर में हम बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार ग्लोबल स्तर पर श्री राम रन का आयोजन किया जा रहा है। 5वीं और आखिरी खबर में बात होगी कोरोना की। तो मध्य प्रदेश में जहरीली शराब के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुरैना भिंड में जहरीली शराब का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब ग्वालियर में जहरीली शराब पीने से मौतों का तांडव शुरू हो गया है। पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई थी। अब एक और मौत होने से मौतों का आंकड़ा 3 हो गया है। जिले में अब तक 3 युवक जहरीली शराब की भेंट चढ़ चुके हैं। तीसरा मृतक पिछौर जिला शिवपुरी निवासी रवि खान लक्ष्मणगढ़ इलाके में रहता था और बीते रोज युवक ने शराब का सेवन किया था। इसके बाद हालत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसने दम तोड़ दिया। मौत का पता चलते ही महाराजपुरा थाना पुलिस के साथ ही अन्य अफसर भी मौके पर पहुंचे और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले महाराजपुरा थाना क्षेत्र के चंदूपुरा निवासी प्रदीप परिहार और विजय सिंह परिहार ने अपने साथी बंटी रजक, तेज सिंह और चंद्रपाल सिंह और उसी के अलावा लल्लू माहौर ने होली उत्सव के दूसरे दिन भाई दूज पर शराब पार्टी की थी, जिसके बाद जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को गंभीर हालत में जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं इस घटना पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दुख व्यक्त किया है और कहा कि मैंने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद संबंधित दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो घटना घटी है बहुत कष्टदायक है। पहले भी मुरैना में घटना घटी, उसमें लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं और अभी भी सरकार की बिल्कुल स्पष्ट मंशा है माननीय शिवराज सिंह जी की कि किसी भी तरीके से, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो बिजली माफिया हो, ऐसे लोगों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई होनी है और कार्रवाई हो भी रही है। घटनाएं घटाने वाला घटना घटाता है, परंतु उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा रहा है। कार्रवाई शासन कर रहा है और ग्वालियर में भी जो घटना घटी, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरी खुद एसपी और कलेक्टर से भी बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बात हुई और ये तय हुआ है कि इस पर विराम लगना चाहिए। घटना घटे उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यही सरकार की संवेदनशीलता को प्रकट करता है। यही ग्वालियर में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो शराब माफिया, भू माफिया, बिजली माफिया, शिक्षा माफिया, सभी पर सख्त है सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी ये शराब माफियाओं की अगर हम बात करें तो ये नहीं खत्म हो रहे हैं और ताज़ा मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं ये चिल्ला चिल्ला कर उसकी गवाही दे रहे हैं। पहले भिंड मुरैना और उसके बाद अब ग्वालियर में 3 लोगों की मौत का मामला, वो भी शराब सरकार जो दुकानें हैं वहीं से ली गई थी, किसी ऐसी जगह से नहीं जहां पर शराब बनाने वाले कोई ऐसे ग्रामीण हो जो कच्ची शराब बनाते हो, ऐसा कुछ नहीं था। दुकानों से ही ये शराब ली गई थी और इसी खबर को हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रेश गर्ग संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रेश, जहरीली शराब का मामला भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये इस एरिया में ही ज्यादा इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर किस तरह का माफिया यहाँ अपने पैर पसार रहा और तंत्र क्यों नहीं उस माफिया को पकड़ पा रहा, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? चंद्रेश को आवाज मिल रही है? चलिए, लगता आवाज नहीं मिल रही है चंद्रेश को। हम कोशिश करेंगे और भी उनसे चर्चा करके समझ सकें, क्योंकि शराब बंदी को लेकर राजनीति होती है, नशा बंदी को लेकर राजनीति होती है। शराब आप बंद नहीं करेंगे, नशा बंद होगा कैसे जब शराब बंद नहीं होगी, ये समझ से परे है। और अब जब कच्ची शराब या फिर जहरीली शराब पीने से, खराब शराब पीने से जो लोगों की मौत हो रही है, वो ये बताती है कि जो शराब माफिया है या ऐसे लोग जो चंद पैसे कमाने की होड़ में लोगों की जान की परवाह नहीं करते। आप यकीन करेंगे जो शराब बनती है, जो जहरीली शराब जिसे कहते हैं, इसमें कितने हानिकारक तत्व होते हैं और इसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। शराब
कई बार दाम बढ़ जाने की वजह से लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है, लेकिन जिन्हें लत लग जाती है उनकी लत का आप कुछ नहीं कर सकते। वो सैनिटाइज़र तक पी लेते हैं, जो सिलुचिन के ट्यूब होते हैं वो सूंघ कर नशा कर लेते हैं। तो जिनको लत लग जाती है उनकी लत नहीं छुड़ाई जा सकती। लेकिन अगर उस लत के चलते वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने सांसों के बारे में ना सोचे और किसी भी चीज़ का सेवन कर लें तो फिर क्या कीजिएगा। चंद्रेश हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रेश, इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बताइए और ये भी बताइए कि आखिर क्यों पुलिस के हाथ इनके गिरेबानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो इस तरह से जहरीली शराब का कारोबार चला रहे हैं। और जैसे कि खबरें हैं कि जो दुकानें हैं जहां से शराब मिलती है वहीं से ही इन लोगों ने ये शराब खरीदी थी। देखिए पारुल जी, ये पूरा मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। इसमें अभी जो आबकारी विभाग है पूरा इस कार्रवाई को मालनपुर के खाते में डाल रहा है, भिंड के जिले में डाल रहा है, जबकि ये घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के गांव की है, ग्वालियर से सटा हुआ है जी। तो ये शराब इनने महाराजपुरा के क्षेत्र के आसपास के गांवों से खरीदी है जहां अवैध शराब बिच रही है। लेकिन अब पुलिस, पूरा आबकारी विभाग पूरे इस मामले को भिंड की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। यहाँ जो ग्रामीण अंचल है वहाँ इस तरह से शराब बनाई जाती है और जो शराब ये बनाते हैं उसमें कई तरह के हानिकारक तत्व होते हैं। अब इनके बारे में आखिर क्यों पुलिस प्रशासन को, आबकारी विभाग को नहीं पता चल पाता है? वक्त रहते अगर पता लगा लें तो इस तरह की मौतें जो जहरीली शराब पीने से हो रही हैं इन पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये प्रशासन और आबकारी विभाग की मिली भगत से सब कुछ होता है। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले मुरैना में भी एक ऐसा ही जहरीला शराब कांड हुआ था, उसमें 8-9 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद ही पुलिस ने सिर्फ इस पे आबकारी और पुलिस ने थोड़ी सी कार्रवाई कर मामले को बंद कर दिया। उसके बाद फिर ये भिंड में अभी, और फिर अब ये ग्वालियर में अभी 3 मौतें होने का मामला सामने आया है। बिल्कुल, जिन्होंने सेवन किया वो किस तरह के लोग थे, क्या काम करते थे? लोग हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं। फसल कटाई के लिए जो आज जो जिसकी डेथ हुई है वो फसल कटाई के लिए शिवपुरी जिले से अपने जीजा के यहाँ फसल काटने आया था। यानी रोज काम करने वाले मेहनती रोज दिहाड़ी मजदूरी टाइप के लोग हैं ये लोग। यही लोग कच्ची शराब का सेवन करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, लेबर टाइप के लोग। एक चीज और मुझे शॉर्ट में बताइएगा, आसपास क्या वाइन शॉप नहीं, और अगर है तो क्या इनकी पहुंच से बाहर है? यानी जो दाम है वो उतने है नहीं है कि जो इनकी जेब पर ये उससे खरीद सके। वाइन शॉप पर शराब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी है इस समय, चाहे वो देसी हो या अंग्रेजी। इसीलिए बहुत से लोग ग्वालियर से धौलपुर तक दारू लेने के लिए जाते हैं, ऐसा मतलब देखने में भी आया है। राजस्थान की तुलना में और उत्तर प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश में शराब बहुत जरूरत से ज्यादा महंगी है। अपने स्तर पर लोगों से बात कीजिएगा चंद्रेश, और जानिएगा कि जो शराबबंदी, नशाबंदी जैसी बातें हमारे राजनेता जो हैं, सियासतदान जो हैं वो करते हैं, उसको लेकर लोगों में क्या सोच है? क्योंकि यहाँ से इस तरह के जो मामले निकल कर आ रहे हैं, विचार करने पर मजबूर कर रहे हैं, चिंता करने पर मजबूर कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी होगी आपसे बात। तो अब जो जहरीली शराब को लेकर मामले सामने आ रहे हैं ये ग्वालियर से निकल कर सामने आए हैं। इससे पहले भी भिंड मुरैना की तरफ से मामले निकल कर सामने आए थे और वजह यही कि शराब महंगी है, वाइन शॉप पर पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, इसलिए ये लोग कच्ची शराब गांव में जो बनती है वहाँ से लाना ठीक समझते हैं। तो जेब पर उनके भारी नहीं पड़ती और दूसरा वहाँ के पास में ही उन्हें मिल जाती है और वो जहरीली होती है, तो जाहिर है इनके शरीर पर भी हानिकारक असर डालती है। आगे बढ़ते हैं, बात ग्वालियर की ही करेंगे। ग्वालियर में दुष्कर्म मामले में सजा काट रहा एक आरोपी जय रोग अस्पताल में इलाज कराने के दौरान फरार हो गया। घटना शनिवार सुबह 4 बजे की है। बाहर पहरा दे रहे जेल प्रहरी की गहरी नींद का फायदा उठाकर बंदी भाग निकला और इतना ही नहीं, पास ही सो रही पत्नी और मां को भी उसके भागने की भनक नहीं लगी। कैदी ने अपने पकड़े ना जाने के डर से एक बिस्तर पर डमी बनाकर, तकिए लगाकर, कंबल बनाकर उसने एक डमी तैयार की ताकि किसी को शक ना हो कि वो वहां पर है या नहीं, लोगों को लगे कि वो सो रहा है। और उसके बाद बंदी ठीक 3 महीने पहले, ये गौर करने वाली बात है कि जो बंदी है ये ठीक 3 महीने पहले JAH के इसी वार्ड से कड़ी सुरक्षा के बीच फरार हो चुका है। तब भी पत्नी पास सो रही थी और बाहर 2
प्रहरी गहरी नींद में थे। एक ही जगह से एक ही व्यक्ति के 2 बार फरार होने की जो खबर है, ये कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सागर निवासी मोहन अहिरवार को दुष्कर्म और अपहरण के मामले में सजा हुई थी। उसे टीबी की गंभीर बीमारी भी है। वो ग्वालियर केंद्रीय जेल में बंद था। गंभीर हालत को देखते हुए उसे कुछ दिन पहले जय रोग अस्पताल में लाया गया था। फिलहाल घटना के बाद जेल प्रशासन ने जेल प्रहरी को निलंबित जरूर कर दिया है और अब कैदी की तलाश की जा रही है। तो इस तरह के खतरनाक अपराधी आरोपी जो दुष्कर्म अपहरण जैसे मामलों को अंजाम दे चुके हों, उन्हें भले ही किसी तरह की बीमारी हो, ठीक है, उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। मानव अधिकार आयोग जो है, नहीं तो इस मामले में किस तरह से वो सवाल खड़े करेगा वो भी गलत नहीं है। और ये सच है कि हमारा संविधान भले ही वो कैदी क्यों ना हो, तबीयत खराब है या कोई और समस्या है तो उसे इलाज का हक देता है। लेकिन वहाँ से अगर कैदी फरार हो जाता है और वो भी इसी हॉस्पिटल में यही कैदी 2 बार इसी तरह की घटनाएं करके इसी तरह का षड्यंत्र रचकर फरार हो गया हो, तो भला क्या कहिएगा। ये पहले से सोची समझी प्लानिंग जिसमें ये तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, नहीं है, ऐसा नहीं लगता क्या? ये आपका विवेक है, समझिए। चलिए, चंद्रेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रेश, कैदी एक ही अस्पताल से 2 बार फरार हो चुका है, दूसरी बार फरार हो जाता है। यही जेल प्रहरी जो हैं उनकी इतनी गहरी नींद लग जाती है कि उनको चकमा देकर कैदी फरार हो जाता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसे टीबी की बीमारी है। भला ये मुमकिन कैसे है? अब ये तमाम लोग आपस में बंधे हुए तो दिखाई दे ही रहे थे, इसी वजह से कार्रवाई भी हुई। अब जो जेल अधीक्षक हैं या और भी बैठे हुए अधिकारी जो हैं, वो इस मामले में आगे क्या कह रहे हैं? इस मामले में मेरी अभी जेल अधीक्षक मनोज साहू जी से भी बात हुई है थोड़ी देर पहले ही। उनका कहना था कि पूरे मामले को हम दिखवा रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा जी। अभी हाल ही में यही कैदी 3 महीने पहले भी इसी केस में बंद था और फिर भाग गया था। फिर इसको गांव से द्वारा से पकड़कर पुलिस लाई थी। इससे पहले भी अभी 1 साल पहले या 1.5 साल पहले इंदौर में एक तेल व्यापारी का हत्या हुई थी। उसमें एक केबल कारोबारी था, उसको यहाँ जेल में लाया गया था। उसको भी जेल प्रहरी उसको मतलब जेल वारंट पर शिमला कहीं ले गए थे, अपने प्राइवेट कार से ले गए थे। उसको एक उसकी गर्लफ्रेंड भी मुहैया कराई गई थी। इस मामले में भी जांच हुई और 3 जेल प्रहरियों को बर्खास्त भी किया गया है। ये किसी व्यापारी से जुड़ा हुआ मामला था? जी जी जी, 2 साल पहले इंदौर में किसी केबल कारोबारी की तेल कारोबारी की हत्या हुई थी। ये तो फिर चंद्रेश, ये जेल तो फिर टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। आइए, सजा काटिए, घूमने चले जाइए, आपको आपकी गर्लफ्रेंड से भी मिलवा दिया जाएगा। ये कि मजाक चल रहा है यहाँ पर। ये मामला उस समय हाईलाइट में आया था जब ये जो कैदी जो जेल में इसको नैनीताल के लिए ले गए थे या मनाली कहीं पे इसको कोर्ट वारंट के लिए ले गए थे, तो वहाँ पर होटल में पुलिस वालों का कुछ विवाद हो गया था। तो लोकल लोगों ने वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि कुछ लोग हैं ऊधम मचा रहे हैं। फिर यहाँ पर स्थानीय स्तर से प्रशासन ने दबाव बनाकर उनको वहां से छुड़वाया था। बाद में जब कलेक्टर के पास इसकी शिकायत गई तो उन्होंने एक जांच कमेटी बिठाई थी। उस जांच पर अभी हाल ही में 2 या 1 हफ्ते पहले, यानी ये चलता रहता है यहाँ, जो जेल अधीक्षक हैं उनके संज्ञान में ये मामले आते ही रहते होंगे इस तरह के, वो आदी हो चुके होंगे। अब ये सवाल है कि जब इस तरह के मामले बार बार आ रहे हैं, जेल से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे जुड़े हुए, तो जेल अधीक्षक अपने पद पर बने कैसे हुए? आखिर किसका संरक्षण है? इतनी गलतियां होने के बावजूद भी क्यों इन्हें बख्श दिया जाता है? क्योंकि आखिरकार जिम्मेदारी तो जेल अधीक्षक की है ना इन सबके पीछे। जी, कहीं ना कहीं जितने भी अधिकारी जो इस तरह के मामलों में रहते हैं उनको राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं से पीछे से बैक देती रहती है। इस कारण इन लोगों के हौसले इतने बुलंद रहते हैं। बिल्कुल, और हौसले बुलंद हो तो फिर एक बार पूरा तंत्र लगा दीजिए आरोपी को पकड़ने में और फिर उसको छुड़वाने में। चुपचाप से 2 लोगों को भेजकर आप मामले को रफा दफा कर दीजिए। यही चल रहा है जेल में, और जेल अधीक्षक हैं कि उन्हें तो आम लगने लगा है इस तरह की खबरें, इस तरह के मामले, इस तरह की शिकायतें उनके जेल से निकल कर आना। खैर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए चंद्रेश। तो इस तरह के मामले आम हो चुके हैं। ग्वालियर में दुष्कर्म का जो आरोपी है वो हॉस्पिटल पहुंचता है, पहली बार में भी फरार हो गया। इससे पहले भी जब वो एडमिट हुआ था इसी हॉस्पिटल में, उसे गांव से पकड़कर लाया गया। दोबारा फिर उसी तरह का उसने जो षड्यंत्र रचा पूरी सुरक्षा के बीच, फिर फरार हो जाता है। और अधिकारी हैं कि उन्हें ये आम लगने लगा है क्योंकि इस तरह की खबरें रोज आती हैं इस क्षेत्र से लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सतना जिले के रामनगर की बात करेंगे, जहां रामनगर थाना क्षेत्र में मनचलों से तंग आकर एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप, देर रात को 4 से 5 लोग उसके घर आए, पैसों की मांग करते हुए उन लोगों के साथ बदतमीजी करने लगे, जिससे परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने 4 लोगों के नाम रामनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों के शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। बताया यह भी जा रहा है कि मृतका खुशबू तिवारी ITI की छात्रा थी और वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो डिप्रेशन में आके मैं कर ली। बहुत टैलेंट बिटिया रही, बहुत होशियार रही। अबे सवेरे ट्यूशन वाले लड़के आ रहे, सवेरे शाम ट्यूशन पढ़ाते रहे। डिप्रेशन में आकर के हमारी बच्ची को ये घटना हुआ। पहले से भी परेशान करते थे क्या? नहीं, कभी नहीं। अचानक ऐसी बातें आई, जीवन में कभी नहीं हुआ। तो देखा थी अरविंद शर्मा और एक अतुल शर्मा, यहाँ और 2 लोग और थे, वो गाड़ी में थे, 4 व्हीलर गाड़ी थी। यहाँ आके गाली गलौज कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं ITI का हूँ, ये हूँ, वो हूँ, दुनियादारी बता रहे थे। फिर फ़ोन में यहाँ से हम फीस उगाए ना, हम यहाँ से उनको भगाए, 100 नंबर को फ़ोन भी किए। फिर उन्होंने फ़ोन में गाली गलौज किया, शब्द प्रयोग किया मेरे बालक को, मेरे भतीजिन को, ये कर देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। फिर मैं थाने गया, थाने में भी रिपोर्ट दिया एक रात को, वहाँ से भी आया तो फिर दूसरे दिन भी एक रिपोर्ट दिया, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं। TI साहब भी के पास मिला, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। इसी कारण से मेरी बच्ची भतीजिन वो सुसाइड कर ली। जिस संबंध में मर्ग कायमी करके अग्रिम जांच कार्रवाई की जा रही है। सर, परिजनों का आरोप है कि डिप्रेशन में आता बच्ची ने, ऐसा उसकी जांच हो रही है? हाँ, उसकी भी जांच कर रहे हैं। इसमें उनके द्वारा 2 लोगों के उस पर शक जाहिर किया जा रहा है, जिसमें भी आगे जांच करके जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो मनचलों से परेशान होकर एक होनहार, एक टैलेंटेड, एक पढ़ी लिखी लड़की आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती है। ये चल रहा है, ये है लॉ एंड ऑर्डर। और संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे और भी इस मामले को समझेंगे, कोशिश करेंगे, जानेंगे। जितेंद्र, इस पूरे मामले की तह बताइए, क्योंकि जितना ये सीधा मामला दिखाया जा रहा है उतना लग नहीं रहा है। इस पूरे मामले में मनचले कौन थे, आखिर क्यों वो इस लड़की को परेशान कर रहे थे, परिजन इस मामले में ये सब बातें जो कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी और क्या है? मैम, आपको मैं बताना चाहूंगा, परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि कल रात 4 लोग उसके घर आए थे और गाली गलौज कर रहे थे। उसी के चलते लड़की तंग आकर आत्महत्या की है। अरविंद शर्मा और अतुल शर्मा सहित 2 अन्य लोग घर पर जाकर गाली गलौज और पैसों की मांग कर रहे थे। उसी के चलते डिप्रेशन में आकर युवती ने यह कदम उठाया। युवती के परिजनों ने रामनगर थाने में 4 लोगों के नाम नामजद रिपोर्ट की है जी। और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। युवक पर पिछले कई महीनों से लड़की को परेशान करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। फिलहाल मृतिका के परिजनों ने शिकायत पर पुलिस ने एक युवक पैसे की मांग को लेकर इस युवती को परेशान किया जा रहा था या फिर कुछ और ही वजह थी? मैम, मतलब इसको अश्लील चीजें, गाली गलौज, ये सब चीजें उसके सामने मतलब लाई जा रही थी, परेशान किया जा रहा था। और मांग जो है उस युवती से की जा रही थी, परिवार वालों से की जा रही थी? और युवती से की जा रही थी। मैम, क्यों आखिर उससे इस तरह की डिमांड की जा रही थी? कोई दुश्मनी, जाति दुश्मनी या कोई कर्ज था? क्यों आखिर पैसे की मांग कर रहे थे ये मनचले? ये लोग परेशान करने का मुद्दा बना के रख लिए थे। गाली गलौज करना, पैसे मांगना, तो इन लोगों की आदत हो चुकी है। ये इसी तरह से लोगों को चुनकर परेशान करते हैं या इस युवती को परेशान करने के पीछे कोई और वजह? ये इसी तरह सबको परेशान करते हैं मैम। और किसी तरह की कंप्लेन भी इस युवती ने कभी नहीं की इन लोगों को लेकर? नहीं। और अब जब हद से ज्यादा बात ऊपर आ चुकी है तब उस युवती ने यह कदम उठाया है जो काफी शर्मनाक है। और आखिर क्यों इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए लोग पहुंचते नहीं हैं? हमारे यहाँ तो हम देख रहे हैं प्रदेश में
कि दुष्कर्म पीड़िताएं हैं वो अपने दुष्कर्म की घटनाएं नहीं लिखवाती हैं, डर के मारे उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे मामले जब पैसों की मांग की जा रही हो, गाली गलौज की जा रही हो, तब भी हमारे देश की जो बेटियां हैं, प्रदेश की जो बेटियां, वो पुलिस थाने तक नहीं पहुंचती हैं। इसके पीछे की वजह टटोलिएगा, क्योंकि जितनी कहानी समझाई जा रही है उतनी है नहीं, कुछ उलझी हुई कहानी भी लग रही है। खैर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात करेंगे राम मंदिर से जुड़ी हुई। देश में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार ग्लोबल स्तर पर दुनिया में श्री राम रन का आयोजन किया जा रहा है। ये रन रामनवमी के अवसर पर 21 अप्रैल को शुरू होगा। देश के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बने भगवान राम के नाम पर यह दौड़ कोविड-19 के कारण वर्चुअली आयोजित की जा रही है। श्री राम रन की शुरुआत 21 अप्रैल को सुबह 5 बजे से होगी, जो उसी दिन रात 10 बजे तक चलेगी। श्री राम रन का आयोजन राम आस्था मिशन फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। इसमें भारत के साथ ही विश्व के 52 देशों के लोग एक साथ अपने आराध्य देव के लिए दौड़ लगाएंगे। ये रन 3 अलग अलग श्रेणियों 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 9 किलोमीटर में आयोजित होगी, जिसमें प्रतिभागी अपनी इच्छा के अनुसार श्रेणी का चयन कर सकते हैं। इस रन में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। श्री राम रन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 15 अप्रैल तक चलने वाली है। प्रतिभागी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फाउंडेशन के सह संस्थापक डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया है, ये पहला मौका है जब लोग आस्था, स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्वच्छता के लिए एकजुट होकर दौड़ लगाएंगे। दौड़ के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा, ताकि जो लोग जहां दौड़ रहे हैं उस स्थान को साफ और स्वच्छ रखें। रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रतिभागियों के नाम पर एक पौधा लगाया जाएगा। ये पौधा देश के विभिन्न हिस्सों में तैयार होने वाले राम वन में लगाए जाएंगे। वहीं 17 अक्टूबर 2021 के बाद श्री राम रन हर वर्ष दशहरा उत्सव के बाद आने वाले रविवार को आयोजित किया जाएगा। यानी अभी से प्लानिंग है कि आने वाले समय में किस तरह से श्री राम रन को आगे बढ़ाना है। तो एक अलग ही संदेश देने की कोशिश और ग्लोबल स्तर पर वर्चुअली जो है श्री राम रन का आयोजन किया जाएगा। 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर ये श्रेणियां रहेंगी। लोग ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। आस्था के साथ साथ स्वच्छता और तमाम वो संदेश हम जो समाज से जुड़े हुए हैं इस रन के माध्यम से देने की कवायद होगी। वैभव, एक अच्छी पहल ऐसे कहा जा सकता है और इसे वर्चुअली आयोजित करने की तैयारी है। यानी एक साथ श्री राम के नाम पर रन होगा, वो भी न केवल हिंदुस्तान में, भारत में, बल्कि पूरे दुनिया में। बिल्कुल, 52 देशों में श्री राम आस्था मिशन फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। श्री राम रन 1, 5 और 9 किलोमीटर के जो 3 श्रेणियां रहेंगी, इसके तहत श्री राम रन का आयोजन किया जाएगा, जहां पर वर्चुअली रूप से इसकी पूरी शुरुआत की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रैली में जितने भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके नाम का एक पौधा लगाया जाएगा और इस तरह से श्री राम के साथ ही श्री राम वन की भी स्थापना की जाएगी। श्री राम वन के नया जो वन बनेगा वहां पर ये जो रजिस्टर्ड प्रतिभागी उनके नाम के पौधे लगाए जाएंगे। तो आस्था, पर्यावरण, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों का मेल श्री राम रन में देखने को मिलेगा। रामनवमी के अवसर पर ये रन होने वाली है। शाम को 5 बजे रन की शुरुआत होगी, रात के 10 बजे रन का समापन होगा। तो भगवान के नाम पर रन होगी और स्वच्छता के साथ ही पर्यावरण सुरक्षा का संदेश जो है इस रन के माध्यम से दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा और जो सफाई है, जिसको लेकर एक मिशन मोड पर हम सभी चले आ रहे हैं कि स्वच्छता भी रखना ज़रूरी है। तो श्री राम रन के नाम से इस दौड़ को तो शुरू किया जाएगा, लेकिन इस दौड़ में न केवल हिंदुस्तान यानी हमारा देश भारत, बल्कि ग्लोबल स्तर पर कई और देश भी इसमें शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे, बात कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2777 नए केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब 10.5% पहुंच गई है। 4 बड़े शहरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू फेल साबित हो रहे हैं। 24 घंटे में इंदौर में सबसे ज्यादा 708 और भोपाल में 502 केस सामने आ चुके हैं। भोपाल में संक्रमण की जो दर है वो 20%, जी हाँ 20.08% पहुंच गई है। शुक्रवार को जबलपुर में भी 200 के पार मरीज मिले, जो 18 सितंबर 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है।
ग्वालियर में 120 पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में जितने केस इस साल जनवरी और फरवरी में मिलाकर नहीं आए, उससे ज्यादा मार्च में बढ़ गए। इन दोनों महीनों में 20,000 से कम केस थे। मार्च में लगभग 34,000 केस हो गए हैं। अप्रैल माह में 2 दिन में ही 5,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 13 शहरों में संडे लॉकडाउन है। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम, खरगोन, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर, रीवा के साथ ही छिंदवाड़ा और सोनसर भी शामिल हैं। इस रविवार को नीमच में भी 1 दिन का लॉकडाउन रखने की यानी संडे लॉकडाउन रखने की बात कही गई है। तो आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, संडे लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और आगे भी बहुत कुछ हम देखेंगे, क्योंकि लापरवाही लगातार बढ़ रही है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर भी जानकारी देने के लिए। कोरोना अनकंट्रोल हो रहा है वैभव, और इसे कंट्रोल करने के लिए जो लोग हैं, जो जनता है, जन समूह का जो सैलाब पहले हमने देखा था कि लोग जुड़ गए थे इस मिशन में कि कोरोना को भगाना है, लेकिन अब वो खत्म दिखाई दे रहा है। लापरवाही बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। हाँ बिल्कुल, जो परिस्थितियां हैं वो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती जा रही हैं। कोरोना का जो स्तर है वो खतरनाक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि अब जो कोरोना है उसका प्रवेश गांव में हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सुबह पौधारोपण के वक्त कहा कि धीरे धीरे गांव में भी कोरोना संक्रमण पहुंचने लगा है। सौसर, पांडुना, जो कि छिंदवाड़ा के आसपास के जो तहसीलें हैं, वहां पर भी उनके सटे हुए जो गांव है वहां पर कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। तो जब सवाल किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि रतलाम, उज्जैन, बैतूल, खरगोन में तो आपने 2 से 3 दिन का लॉकडाउन लगाया, लेकिन भोपाल और इंदौर में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण गंभीर होता जा रहा है, तो आपने केवल यहाँ पर संडे का लॉकडाउन लगाया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में अगर देखा जाए, जो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे जिलों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र से लगे हुए जिले हैं वहां पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां भी कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। तो अब लोगों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही अपील की कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए सजग हो जाइए। सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, लेकिन आपको भी उस व्यवस्था में अपना योगदान देना होगा। जब तक वैक्सीन नहीं लग रही है तब तक मास्क लगाएं, और कोरोना के प्रति किसी लापरवाही अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये संकट आप और आपके परिवार के लिए ही और ज्यादा परेशानी करने वाला होगा। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो आने वाले समय में अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो ना केवल आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी ये घातक होगा, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, ये जो दूसरी लहर है, ये जिस तरह से रफ्तार पकड़ रही है, ये अपने आप में डरावनी है, परेशान करने वाली है। अब हम ये तो कह रहे हैं कि पैनिक आप मत होइए, लेकिन लापरवाह मत होइए, वरना ये कोरोना जिस तरह से रफ्तार पकड़ रहा है, हर घर में मरीज बैठे हुए मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।